नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 10, जो कि इसका आखिरी भाग भी है। उम्मीद है इसके बाकी के 9 पार्ट्स आपने सुन लिए होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 10। यानी कि कमला बोली, अब तुम्हारे पास काम करने के लिए कोई एंगल नहीं। एक एंगल है, मैं बोला। मुझे मालूम है कि जब तुम्हारा पति बंबई में रहता था तो वहां सैली भटनागर उसका मैनेजर था, और वहां उसके बिजनेस में ऐसा घोटाला हुआ था कि तुम्हारे पति की मेहरबानी से उसे 2 साल की सजा काटनी पड़ी थी। हो सकता है उस बात का बदला उसने आज उतारा हो। ओबराय साहब का खून करके? हाँ। और बाकी खून? वो उसे एक खून को छुपाने के लिए किए गए हो सकते हैं। डिटेक्टिव साहब, तुम्हारी जानकारी के लिए अभी 1 घंटा पहले शैली भटनागर भी यहाँ आया था, और उसके पास हर कत्ल के बारे में निहायत सिक्केबंद एलिबाई है। वो यहाँ आया क्या करने था? निश्चय ही अपनी एलिबाई के बारे में बताने तो नहीं आया होगा। नहीं तो? वो मेरे से ओबराय साहब की बंबई की लाइफ के बारे में ही सवाल कर रहा था। तब मुझे ये बात तो मालूम नहीं थी कि वो ओबराय साहब की वजह से बंबई में जेल की सजा काट चुका था। अब मुझे लगता है कि वो यही भांपने आया था कि मैं ओबराय साहब की बंबई की जिंदगी के बारे में कुछ जानती थी या नहीं, और इस बात के जाहिर होने का अंदेशा था या नहीं कि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। वो यहाँ से आश्वस्त होकर गया था कि ये बात खुलने वाली नहीं थी, लेकिन उसे ये नहीं सूझा होगा कि ये बात तुम्हें भी मालूम हो सकती है। मुझे क्या, पुलिस को भी मालूम है। वो आदमी बलराज सोनी बोला, ओबराय साहब का हत्यारा हो सकता है, लेकिन उसकी एलिबाई? कमला ने कहना चाहा। गड़ी हुई हो सकती है। एलिबाई उसे अपने स्टाफ से हासिल है, और उसका स्टाफ तो उसकी खातिर कुछ भी कहने को तैयार हो जाएगा। कोशिश की जाए तो उसने आग्नेय नेत्रों से मेरी तरफ देखा। उसकी एलिबाई को तोड़ा जा सकता है, झूठी करार दिया जा सकता है। सुधीर, कमला बोली, तुम्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें शैली भटनागर के पीछे पड़ना चाहिए। मैंने बड़े अनमने ढंग से सहमति में सिर हिलाया। इसकी ऐसा कुछ करने की नीयत नहीं लगती, बलराज सोनी बोला। ये एक मौका परस्त आदमी है और दौलत का दीवाना है। अपनी माली हालत सुधारने के लिए ऐसे लोग अपने क्लाइंट को भी धोखा दे सकते हैं। ये रईस लोगों में उठने बैठने का मौका पाते हैं तो रईसी के सपने देखने लगते हैं। अपनी औकात से ऊपर उठने की इनकी ख्वाहिश इनसे कुछ भी करवा सकती है। इसी आदमी को देखो, रहता तो है ये एक कबूतर के दड़बे जैसे फ्लैट में, जिसकी बैठक की दीवार का उधड़ा हुआ प्लस्तर तक ये ठीक नहीं करवा सकता, लेकिन सपने देखता है ये ओबराय साहब जैसे लोगों की विशाल कोठियों के। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने अपलक बलराज सोनी की तरफ देखा। बड़ी कठिनाई से अपने मन के भाव में अपने चेहरे पर प्रकट होने से रोक पाया। जिस उधेड़े प्लस्तर का तुमने जिक्र किया है, मैं बोला, वो दीवार पर बोतल मारकर मैंने खुद उधेड़ा था, और वो मेरे लिए मेरी जिंदगी की एक बड़ी अहम घटना की यादगार है। इसलिए वो उधड़ा प्लस्तर हमेशा उधड़ा ही रहेगा। और जहां तक अपनी माली हालत सुधारने की बात है, कोई साधु महात्मा या कोई अकल का अंधा ही ऐसी कोशिश से दूर रहता है। हैरानी है कि किसी का महत्वाकांक्षी होना तुम्हें गलत और काबिल एतराज बात लगती है। वो आदमी क्या जो महत्वाकांक्षी ना हो। तुम एक सीढ़ी दिमाग के आदमी हो और बूढ़े हो। तुम एक नौजवान आदमी के दिल को और उसके दिमाग के अंदाज को नहीं समझ सकते। तुम तो मेरी कमला से शादी करने की ख्वाहिश को भी मौका परस्ती का दर्जा दोगे। कमला चौंकी। अभी क्या सुना मैंने? वही जो मैंने कहा। मैं बड़ी संजीदगी से बोला। मुझे अफसोस है कि यह बात मुझे ऐसे माहौल में कहनी पड़ी, लेकिन इस आदमी ने मेरी गैरत को ललकार कर मुझे मजबूर किया है। लेकिन तुम? हाँ कमला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बलराज सोनी की तरफ देखा। वह अपलक परे कहीं देख रहा था। कमला के चेहरे पर अजीब सी उलझन, हैरानी और अविश्वास के भाव आ जा रहे थे। तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो? वो धीरे से बोली। हाँ, मैं दृढ़ स्वर में बोला। जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से मैं तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ। अपने मन की बात मैं तुम पर बड़े सलीके और इत्मीनान से जाहिर करना चाहता था, लेकिन अब ऐसी नफासत की गुंजाइश नहीं। इस आदमी ने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हारे प्रति अपने प्यार और निष्ठा को साबित करके दिखाऊं। मैं तुमसे फौरन शादी करना चाहता हूँ कमला, लेकिन मैं गिरफ्तार हूँ। कोई बात नहीं, शादी गिरफ्तारी में भी हो सकती है। मैं कल सुबह ही तुमसे शादी कर लेना चाहता हूँ। यहाँ हवालात में? हाँ, कल सुबह मैं कुछ गवाहों और पंडित के साथ यहाँ आऊंगा। वो यहीं हमारी शादी करा देगा।
ये थाने वाले ऐसा होने देंगे? मैं पुलिस कमिश्नर की इजाजत लेकर आऊंगा। और अगर मैं कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़ गई तो? नहीं चढ़ोगी। कोई पति अपनी पत्नी को यूं फांसी पर नहीं चढ़ने दे सकता। तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। तभी तो तुम्हें मेरी निष्ठा और ईमानदारी का सबूत मिलेगा। ये जमीन आसमान एक, बलराज सोनी बोला, तुम्हें फांसी से बचाने के लिए नहीं, तुम्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए करेगा। ये तुम्हारी दौलत हथियाने के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। तुम गंदे दिमाग के आदमी हो, मैं नफरत भरे स्वर में बोला, इसलिए कोई गंदी बात ही सोच सकते हो। तुम बीते युग के आदमी हो। तुम आज की तेज रफ्तार दुनिया को नहीं समझते। तुम सच्चे प्यार को नहीं समझते। मैं कमला की तरफ घूमा। कमला, तुम हाँ बोलो। देखना, सारी दुनिया के अखबारों में हमारा नाम होगा। ऐसी अनोखी शादी कभी किसी ने नहीं की होगी। बोलो हाँ। हाँ, मैं भी पंजाबी पुत्र हूँ। मैं खुद अपनी छाती ठोकता हुआ बोला, और एक नंबर का हरामजादा हूँ। एक बार मैं किसी बात के पीछे पड़ जाऊं सही, फिर या तो वो बात नहीं या मैं नहीं। अगर मैंने भी तुम्हें बेगुनाह साबित करके ना दिखाया तो समझ लेना मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अगर मेरी बीवी फांसी पर चढ़ गई तो ना मैं उसके साथ उसकी चिता में कूद गया तो कहना। मैं एक क्षण ठिठका और बोला, मैं यहाँ से सीधा सैली भटनागर के पास जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि सारा किया धरा उसी का है। देख लेना, मैं उसे गुनहगार साबित करके रहूंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। कल सुबह मैं पुलिस कमिश्नर की इजाजत, पंडित और शादी के लिए दरकार गवाहों के साथ यहाँ आऊंगा। कल सुबह यहाँ एक ऐतिहासिक शादी होगी। कल सुबह इस वकील की घोड़े जैसी सीढ़ी और खुंदकी लोगों को मालूम होगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। अब मैं जाता हूँ। मैं उठा तो कमला भी सहमति में सिर हिलाती उठ खड़ी हुई। मैंने अपनी होने वाली बीवी को यूं अपने आगोश में लिया जैसे वो जरा से ठेस से टूट जाने वाली कोई निहायत नाजुक चीज हो। मैंने हौले से उसके होंठों पर एक चुंबन अंकित किया और उससे अलग हट गया। बलराज सोनी जल भुनकर कबाब हुआ जा रहा था। मैंने एक हवाई चुंबन कमला की तरफ उछाला और बोला, सी यू टुमारो मॉर्निंग मिसेज सुधीर कोहली। फिर मैंने बड़ी शान से किसी ड्रामे के सबसे अहम किरदार की तरह वहां से बाहर कदम रखा। निजामुद्दीन से जनपद में सीधा ना गया। पहले मैं नेहरू पैलेस पहुंचा। सारे रास्ते मेरी निगाह कार के रियर व्यू मिरर पर टिकी रही। सारे रास्ते एक कार मुझे अपने पीछे लगी दिखाई दी। मैं अपने ऑफिस पहुंचा। रजनी ऑफिस बंद करके जा चुकी थी। मैंने अपनी चाबी से ताला खोला और भीतर दाखिल हुआ। जब से वो केस शुरू हुआ था तब से पहली बार मेरे अपने ऑफिस में कदम पड़े थे। मैंने अपने ऑफिस में जाकर खिड़की का पर्दा तनिक सरकाकर बाहर झांका। जो कार मेरे पीछे लगी हुई थी वो मुझे नीचे पार्किंग में खड़ी दिखाई दी। मैंने यादव को फोन किया। गनीमत थी कि तुरंत संपर्क स्थापित हो गया। मैंने उसे वस्तुस्थिति समझाई और बताया कि मैं क्या चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दल बल के साथ शैली भटनागर की एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पहुंचने की हामी भरी। मैं फिर ऑफिस से निकला और कार में सवार हुआ। तब भी मैं सीधा जनपद ना गया। मैं पटियाला हाउस में स्थित रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहुंचा। वहां बतौर रिश्वत एक मोटी रकम खर्च करके मैंने अमरजीत ओबराय की रजिस्टर्ड वसीयत की कॉपी निकलवाई। मैंने बहुत गौर से वो वसीयत पढ़ी और फिर उसे तय करके जेब में रख लिया। हत्यारे की दुक्की पीटने के लिए जो उद्देश्य की कमी थी वो वसीयत की उस कॉपी ने पूरी कर दी थी। मैं जनपद पहुंचा। मेरे पीछे लगी कार ने तब भी मेरा पीछा छोड़ नहीं दिया था। शैली भटनागर के ऑफिस में मेरी उससे मुलाकात हुई। कैसे आए? वो बोला। आपने कहा था, मैं मधुर स्वर में बोला, कि अगर मैं फिर कभी हाजिर हूं तो आपको असुविधा नहीं होगी। यू आर मोस्ट वेलकम। वो भी मुस्कुराया। लेकिन सिर्फ इस वजह से तो तुम यहां नहीं आए होगे। हाँ, मैंने कबूल किया। सिर्फ इस वजह से तो नहीं आया। कोई खास ही वजह होगी। खास भी है। क्या? मैं दिन में भी यहाँ आया था। तब आप यहाँ नहीं थे। तब आप शायद मिसेज कमला ओबराय से मिलने गए हुए थे। कैसे जाना? वो तनिक हड़बड़ाकर बोला। खुद मैडम ने बताया। ओह, लेकिन आप वहां क्यों गए थे ये मैडम को भी नहीं मालूम था। लेकिन तुम्हें मालूम है। हाँ, क्यों गया था मैं वहां? आप ये भांपने गए थे कि क्या मैडम की वजह से आपकी ये पोल खुल सकती थी कि आप एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं। एकाएक वो बेहद खामोश हो गया। आपने ये भांपा कि मैडम की वजह से ऐसा कोई अंदेशा आपकी यहाँ दिल्ली शहर में बनी नेकनामी को नहीं था। लेकिन वजह तो अब और पैदा हो गई। वो चिंतित भाव से बोला। तुम जानते हो इस बात को? पुलिस भी जानती है। फिर तो हो गया काम। नहीं हुआ। मेरा या पुलिस का आपको एक्सपोज करने का कोई इरादा नहीं है। अपने बारे में तो तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन पुलिस की क्या गारंटी कर सकते हो? पुलिस को आपकी पिछली जिंदगी से कोई मतलब तभी हो सकता है जबकि आप ओबराय साहब के या और 2 जनों के कत्ल के अपराधी हो, जैसा कि आप नहीं हैं।
तुम मानते हो ये बात? अब मानता हूं। इसलिए मानता हूं क्योंकि अब मैं असली अपराधी को जानता हूं। यानी कि कमला ओबराय अपराधी नहीं? हरगिज भी नहीं। मैडम भी उतनी बेगुनाह है जितने कि आप। तो फिर असली अपराधी कौन है? असली अपराधी एक मदारी है। मतलब? मदारी जब अपना खेल दिखाता है तो क्या करता है? वो अपने हाथ की सफाई दिखाता है। अगर उसने कोई करतब अपने दाएं हाथ से दिखलाना होता है तो आपकी तवज्जो वो अपने बाएं हाथ की तरफ रखता है। अपने पर से तवज्जो हटाए रखने के लिए ऐसा ही कुछ असली अपराधी ने किया है। अगर वो खुद करतब करने वाला दायां हाथ है तो पब्लिक की तवज्जो के लिए निर्दोष बायां हाथ उसने किसी को तो बनाना ही था। वो बायां हाथ उसने मिसेज कमला ओबराय को बनाया। भटनागर चेहरे पर उलझन और असमंजस के भाव लिए मुझे देखता रहा। अब दायां हाथ बाएं हाथ से अलग तो किया नहीं जा सकता। इसलिए अगर हत्यारे को हम दायां हाथ माने और मैडम को बायां हाथ माने तो ये मेरे बिना कहे भी आप समझ सकते हैं कि हर कत्ल के वक्त जहां मैडम रही होंगी वहां हत्यारा भी रहा होगा। अब मदारी का कर्तव्य पकड़ने के लिए जरूरी बात यह है कि जो वो चाहता है वो ना हो। वो आपकी तवज्जो अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहता है ताकि वो अपने दाएं हाथ से ऐसा कुछ कर सके जो कि बाद में जादू लगे। अब अगर आपकी जिद ये हो कि आप उसके दाएं हाथ से निगाह नहीं हटाएंगे तो फिर सोचिए भला कैसे कामयाब हो पाएगा वो। बहुत रहस्य भरी बातें कर रहे हो बरखुदार। भटनागर साहब, आज हर रहस्य का पर्दाफाश यहीं आपके ऑफिस में होने वाला है। अच्छा, वो कैसे? आज जब यहाँ मदारी अपना करतब दिखाएगा तो हम उसके बाएं हाथ को नहीं देखेंगे। हम अपनी मुकम्मल तवज्जो उसके दाएं हाथ पर रखेंगे। असली अपराधी यहाँ? भटनागर हैरानी से बोला। जी हाँ। मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। मुझे दिखाई दे रहा है। बरखुरदार, कहीं तुम्हारा इशारा मेरी ही तरफ तो नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए इनकार में सिर हिलाया। देखो, वो बड़ी संजीदगी से बोला, जहां ये बात सच है कि जेल की सजा मैंने ओबराय साहब की वजह से काटी, वहां ये भी हकीकत है कि आज जिस शानदार जगह पर तुम इस वक्त बैठे हुए हो वो भी ओबराय साहब का ही जौहरा है। आज मैं इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग एजेंसी का और उसके इतने मुफीद धंधे का मालिक हूं तो वो ओबराय साहब की वजह से। बंबई में जिस रोज मैं जेल से छूटा था उस रोज ओबराय साहब मुझे पहले से जेल के दरवाजे पर खड़े मिले थे। वही मुझे दिल्ली लाए थे और उन्होंने ही मेरे इस पसंदीदा धंधे को फाइनेंस करके मुझे किसी काबिल बनने का मौका दिया था। फाइनेंस कंपनी के रुपए पैसे के घोटाले की सारी मुसीबत अपने सिर लेकर मैंने उन्हें जेल जाने से बचाया था। ऐसा करके जो एहसान मैंने उन पर किया था उसका कई गुना बदला मुझे हासिल हो चुका है। ओबराय साहब कोई एहसान फरामोश और यारमार आदमी साबित हुए होते तो मुमकिन था कि मैंने उनका कत्ल कर दिया होता, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने तो जिंदगी में हमेशा मेरी हर मुमकिन मदद की है। बरखुरदार, अपनी तरफ रोटी का निवाला बढ़ाने वाले हाथ पर थूक देने जैसी फितरत शैली भटनागर की नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ओबराय साहब का कत्ल करने की बाबत मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे आपकी बात पर विश्वास है। आई एम ग्लैड। मैंने खिड़की से बाहर झांका। पिछली बार उस पिछली इमारत के बारे में आपने क्या बताया था मुझे? क्या है वो? वो हमारा साउंड स्टूडियो है। हाँ, साउंड स्टूडियो। वहाँ क्या होता है? वहाँ पब्लिसिटी फिल्म की शूटिंग होती है। आजकल कुछ नहीं हो रहा वहाँ? हो रहा है। वहाँ एक सिल्क मिल के उत्पादनों की शूटिंग हो रही है। मिल के उत्पादनों को वक्त से कहीं आगे की चीज साबित करने के लिए वहाँ मैंने चांद सितारों का सेट लगाया है जिनमें से होकर एक स्पेसशिप गुजरता है और फिर चांद सितारों के बीच उस सिल्क मिल की साड़ियां पहने सुंदरियां उतरती हैं। उन सुंदरियों में प्रमुख जूही चावला थी। वो बेचारी मर गई, इसलिए मुझे शूटिंग स्थगित कर देनी पड़ी। मैंने कभी साउंड स्टूडियो नहीं देखा। मैंने कभी शूटिंग का सेट नहीं देखा। अलबत्ता ख्वाहिश बहुत है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो दिखाइए कि यह सब सिलसिला कैसा होता है। इस वक्त तो सेट उजाड़ पड़ा है। जब शूटिंग हो रही हो तब देखना। तब भी देख लेंगे। अब भी दिखा दीजिए। ठीक है, चलो। आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी? नहीं, मुझे क्या असुविधा होनी है। अलबत्ता तुम्हारी इस ख्वाहिश पर हैरानी जरूर हो रही है मुझे। मैं केवल मुस्कुराया। आओ। मैं उसके साथ हो लिया। पिछवाड़े से निकलकर हमने पिछले कंपाउंड में कदम रखा। कंपाउंड पार करते समय मैंने एक गुप्त निगाह चारों तरफ दौड़ाई। सब इंस्पेक्टर यादव या उसके किसी आदमी के मुझे कहीं दर्शन ना हुए। मैं चिंतित हो उठा। पता नहीं यादव आया भी था या नहीं। कंपाउंड पार करके हम साउंड स्टूडियो की इमारत के करीब पहुंचे। मैंने देखा स्टूडियो का लकड़ी का फाटक नुमा दरवाजा खुला था। भीतर दाखिल होते समय भटनागर ने मेरी बांह थाम ली, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। आप मुझसे अलग होकर चलिए, मैं बोला। क्यों? वो हैरानी से बोला। ऐसी क्या बात है जो? है कोई बात,
कहना मानिए। बेहतर। हमने भीतर कदम रखा। भीतर अंधेरा था। भटनागर ने 2-3 बत्तियां जलाई। भीतर चांद सितारों का सेट लगा हुआ था। ना दिखाई देने वाली तारों के साथ सेट के एन बीच में एक स्टार ट्रैक स्टाइल स्पेसशिप लटका हुआ था। हम स्पेसशिप के करीब पहुंचे। भटनागर अब उत्कंठा और रहस्य से बहुत ज्यादा अभिभूत लग रहा था। मैं जरा स्पेसशिप का मुआयना करता हूं, मैं धीरे से बोला। आप उधर अंधेरे में चले जाइए और वहां से दरवाजे पर निगाह रखिए। ओके। उसने सहमति में सिर हिलाया और बोला, यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ हत्यारा आने वाला है, मैं फुसफुसाया। क्यों? मेरी हत्या के लिए। क्या? जाइए। लेकिन। कहना मानिए, जाइए। वो स्पेसशिप से परे अंधेरे में सरक गया। मैं स्पेसशिप का मुआयना करने लगा, या यूं कहिए कि मुआयना करता होने का अभिनय करने लगा। उस विशाल स्टूडियो का प्रवेश द्वार वहां से काफी दूर था। तब मुझे सोचा कि मुझे भटनागर से पूछना चाहिए था कि क्या वहां और भी कोई दरवाजा था, लेकिन अब उसे वापस बुलाना या पुकारना मुझे मुनासिब ना लगा। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे जिस्म से टकराया। वो झोंका किधर से आया हो सकता था? जरूर दरवाजे की ही तरफ से। मैंने आंखें फाड़कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां के नीम अंधेरे में मैं ये भी ना देख सका कि दरवाजा पहले जितना ही भिड़का हुआ था या तनिक खुल गया था। सावधान! एकाएक भटनागर गला फाड़कर चिल्लाया। मैंने तुरंत अपने आप को फर्श पर गिरा दिया। एक गोली सनसनाती हुई मेरे ऊपर से गुजरी और स्पेसशिप में कहीं टकराई। फिर एकाएक वहां कोहराम मच गया। लोगों के शोर और गोलियों की आवाज से सारा स्टूडियो गूंज उठा। शूटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ऊंची छत के साथ लटकी हजार हजार वॉट की रोशनियां आनन फानन एक एक करके जलने लगी और स्टूडियो यूं जगमगा गया जैसे वहां भरी दोपहर का सूरज चमक गया हो। फिर मुझे यादव की आवाज सुनाई दी, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो रिवॉल्वर फेंक दो और हाथ सिर से ऊपर उठाए बाहर निकल आओ। कोई कुछ न बोला। एकाएक वहां मुकम्मल सन्नाटा छा गया। मैं फर्श पर लेटा लेटा ही उस दिशा में सरकने लगा जिधर यादव का रुख था। ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, वो दहाड़ा। बाहर निकल आओ वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। फिर सन्नाटा। मैं स्पेसशिप की ओर सरक आया तो उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तभी पीछे से किसी ने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं अपने आक्रमणकारी को लिए लिए भरभराकर फिर फर्श पर ढेर हो गया। हरामजादे! मेरा आक्रमणकारी गुर्राया। तूने जाल फैलाया था यहाँ मेरे लिए, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। उस घड़ी अपनी जान पर आबनी पाकर मेरे में विलक्षण शक्ति पैदा हो गई। मैंने अपने दोनों हाथ और घुटने फर्श के साथ जोड़कर अपने शरीर को जोर से पीछे को धकेला। मेरा आक्रमणकारी मेरी पीठ पर से छिटका और परे जाकर गिरा। दोबारा वो मुझ पर आक्रमण ना कर सका। ऐसा कर पाने से पहले ही वो कई हाथों की गिरफ्त में छटपटा रहा था। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी, जिसे कि एक पुलिसिया ने जबरन उससे छीन लिया। मैं उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। सब इंस्पेक्टर यादव और शैली भटनागर करीब पहुंचे। मेरे आक्रमणकारी को दबोचे 4 पुलिसियों में से एक ने उसके बाल पकड़े और उसकी छाती पर झुका हुआ चेहरा जबरन ऊंचा उठा दिया। बलराज सोनी! भटनागर के मुंह से हैरानी भरी सिसकारी के साथ निकला। जय जयकार यादव की हुई। उसने अपने ट्रिपल मर्डर के अपराधी को एक निहायत शानदार जाल फैलाकर तब रंगे हाथों पकड़ा था जबकि वो चौथा मर्डर करने जा रहा था। यादव उस रोल का हीरो था और क्या प्रेस और क्या पुलिस, हर किसी की निगाहों का मरकज था। कितना होनहार पुलिसिया था वो। अफीम और चरस की स्मगलिंग करने वाले एक विशाल गिरोह का पर्दाफाश करके वो हटा नहीं था कि उसने इस ट्रिपल मर्डर केस को हल कर दिखाया था। वाह वाह! आपके खादिम की वहां कोई पूछ नहीं थी। बाद में वाहवाही बटोरने से उसे फुर्सत मिली तो वो मेरे पास आया। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी और मैं भटनागर के निजी ऑफिस में बैठा उसके साथ विस्की पी रहा था। भटनागर ने उसके लिए भी पैक बनाया। जिंदगी में पहली बार शायद यादव मेरे से ऐसी मोहब्बत से पेश आया जैसे मैं कई बरसों पहले मेले में बिछड़ा उसका भाई था जो कि एकाएक उसे मिल गया था। उसने मेरे साथ जाम टकराकर चीयर्स बोला। तुम्हें सूझा कैसे? वो बोला कि सारे फसाद की जड़ वो बलराज सोनी का बच्चा था। कई छोटी छोटी बातों को जमा करने से सूझा। मैं बोला, मसलन मुझे इस बात की गारंटी थी कि चौधरी के कत्ल वाली रात को ओबराय की कोठी पर मुझे विस्की में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई गई थी। वहां मेरे अलावा विस्की पीने वाला या वकील बलराज सोनी था और या कमला थी। कमला कहती थी कि उसने मुझे बेहोशी की दवा नहीं दी। अगर वो सच बोल रही थी तो जाहिर था कि वो काम बलराज सोनी का और सिर्फ बलराज सोनी का ही हो सकता था। उसने तुम्हें बेहोशी की दवा क्यों दी? क्योंकि वो मेरे फ्लैट की तलाशी लेना चाहता था। क्यों?
क्योंकि कमला को फंसाने के लिए छतरपुर के फार्म हाउस में जो सबूत उसने कमला के खिलाफ प्लांट किए थे वे मैंने वहां से गायब कर दिए थे। तुमने ऐसा किया था? हाँ, मैं लापरवाही से बोला। कोई ऐतराज? उस घड़ी वो भला कैसे ऐतराज कर सकता था? आगे बढ़ो। वो निश्चित रूप से ये नहीं जानता था कि वो हरकत मेरी थी, लेकिन उसे मुझ पर शक था और उसे उम्मीद थी कि मेरे फ्लैट की तलाशी लेने से वो मेरी नीयत के बारे में बहुत कुछ जान सकता था। जो सबूत मैंने फार्म हाउस से गायब किए थे वे अगर उसे मेरे फ्लैट में मिल जाते तो वो उन्हें यथास्थान रहने देता और पुलिस को उनकी बाबत कोई गुमनाम टिप दे देता। फिर मैं भी अपराधी का मददगार होने के इल्जाम में शर्तिया गिरफ्तार होता। तुम्हारे फ्लैट पर ऐसा कुछ था? कुछ नहीं था। वो सबूत तो मैं पहले ही ओबराय के कत्ल वाली रात को ही नष्ट कर चुका था। थे क्या वो सबूत? वो सबूत थे कमला की लिपस्टिक लगे सिगरेट के 2 टुकड़े, एक फूलों का गुलदस्ता, कमला का एक रुमाल जिससे लगता था कि उसने रिवॉल्वर पर से उंगलियों के निशान पोंछे थे, और टॉयलेट में तैरता एक पेपर नैपकिन जिस पर कमला की लिपस्टिक के निशान लगे थे। उन सबूतों से वो ये साबित करना चाहता था कमला और उसका पति काफी अरसे से वहां थे। आरंभ में उनमें सद्भावना का माहौल था, लेकिन बाद में उनमें ऐसी तकरार हुई थी कि कमला ने अपने पति को शूट कर दिया था। फिर ये कि उसकी बदकिस्मती कि जब वो मेरे फ्लैट की तलाशी ले रहा था तो मेरी दुक्की पीटने की नीयत से ऊपर से चौधरी वहां पहुंच गया। उसे जरूर बलराज सोनी पर मेरा धोखा हुआ होगा। मुझे समझकर उसने बलराज सोनी पर आक्रमण किया। तब बलराज सोनी के हाथ में मेरा चाकू पड़ गया होगा, जिससे कि उसने चौधरी पर वार किया होगा। तलाशी वो जरूर दस्ताने पहनकर ले रहा होगा, जिसकी वजह से उस चाकू के अनोखे हैंडल से उसकी हथेली पर पंक्चर मार्क बनने से रह गए होंगे। यानी कि चौधरी से उसकी कोई अदावत नहीं थी? ना, चौधरी की अदावत मेरे से थी। वो मेरा कत्ल करने मेरे फ्लैट पर पहुंचा था। यह उसकी बदकिस्मती थी कि ऐन उस वक्त फ्लैट पर मैं नहीं बलराज सोनी मौजूद था, जो वहां चोर की हैसियत से रंगे हाथों पकड़े जाने का कतई ख्वाहिशमंद नहीं था। बलराज सोनी की एक ये बात भी मुझे बहुत खटकी थी कि मैं जहां भी जाता था वो मुझे वहां पहले से ही मौजूद मिलता था। हर कत्ल के वक्त के आसपास वो या तो घटनास्थल पर था या उसके आसपास था। ऐसा इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन हर बार ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता था। आज मैं जब निजामुद्दीन थाने में कमला से मिलने गया था तो वो वहां भी उसके सिरहाने बैठा हुआ था। वहां उसके मुंह से एक ऐसी बात निकली थी जिसे सुनकर मुझे गारंटी हो गई थी कि वही हत्यारा था। क्या? उसने मुझे कमला की निगाहों में एक हकीर इंसान साबित करने के लिए कहा था कि रहता तो मैं ऐसे कबूतर के दड़बे जैसे फ्लैट में था जिसकी बैठक की दीवार का उधड़ा हुआ प्लास्टर तक मैं ठीक नहीं रख सकता था, लेकिन सपने देखता था मैं ओबराय साहब जैसे लोगों की विशाल कोठियों के। अब तुम सोचो यादव साहब, मेरी जानकारी में जिस शख्स ने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था उसे कैसे मालूम हो सकता था कि मेरे फ्लैट की किसी दीवार का प्लास्टर उधड़ा हुआ था? ऐसा उसे एक ही तरीके से मालूम हो सकता था, और वो तरीका यही था कि अगर वो मेरी जानकारी में नहीं तो मेरी गैर हाजिरी में मेरे फ्लैट में घुसा था। ओह, उसकी वो बात सुनकर ही मैंने उसको फांसने के लिए आनन फानन जाल फैलाया था। मैंने कमला को कहा कि मैं उस पर दिलो जान से फिदा था और फौरन उससे शादी करना चाहता था। ऐसा क्यों कहा तुमने? बताता हूँ, देखो, एक बार जब मैंने मान लिया कि कातिल बलराज सोनी था तो मेरे सामने कोई उद्देश्य भी होना चाहिए था उसकी इस हरकत का। मुझे एक ही उद्देश्य सूझा। क्या? ओबराय की दौलत। बलराज सोनी ओबराय का वकील था। उसने उसकी वसीयत तैयार की थी। वसीयत में जो कुछ लिखा था वो तो उसने मुझे बताया था, लेकिन मेरे अनुरोध पर भी वो मुझे वसीयत दिखाने को तैयार नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जैसा कि अब मुझे मालूम हो भी चुका है, वसीयत में खुद बलराज सोनी का भी जिक्र था। ओबराय की कोई आस औलाद नहीं थी और बीवी के अलावा उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार भी नहीं था। रिश्तेदार के अलावा अगर वो किसी को अपना वारिस बनाने का ख्वाहिशमंद था तो वो जूही चावला थी। लेकिन जैसा कि आज मैंने कोर्ट में दाखिल ओबराय की वसीयत की कॉपी में देखा, उन दोनों के मर जाने की सूरत में, यानी कि ओबराय का कोई वारिस न बचने की सूरत में, जायदाद का वारिस बलराज सोनी करार किया गया था। ऐसा ओबराय ने अपनी मर्जी से किया होगा? मर्जी से ही किया होगा। बलराज सोनी ने उसे ये पट्टी पढ़ाई होगी कि यूं वसीयत में उसका नाम लिखने से उसको कुछ मिल तो जाने वाला नहीं था, तो एक मजाक के तौर पर ही वसीयत में उसका जिक्र सही। वैसे ये भी हो सकता है कि ऐसी किसी वसीयत पर उसने ओबराय के धोखे से साइन करवा लिए हों। बहरहाल ये हकीकत अपनी जगह अटल है कि जूही चावला की मौत के बाद अगर अब कमला ओबराय भी मर जाती तो ओबराय की सारी जायदाद का मालिक बलराज सोनी बन जाता। उसने कमला को ऐसी चालाकी से फंसाया था कि कम से कम उसकी निगाह में तो उसका फांसी पर चढ़ जाना लाजमी था। ये थी आज शाम तक बलराज सोनी की पसंदीदा खीर की थाली, जिसमें मैंने मक्खी डाल दी। कैसे?
थाने में उसके सामने ये घोषणा करके कि मैं कमला पर दिलो जान से फिदा था और उससे फौरन शादी करना चाहता था। मैं शादी की कमला से हामी भी भरवा आया था और कल सुबह की तारीख भी पक्की कर आया था। वो बात सुनकर बलराज सोनी के छक्के छूट गए। अगर मैं कमला से शादी कर लेता और फिर कमला फांसी चढ़ जाती तो उसका पति होने के नाते उसे मिली ओबराय की सारी जायदाद का मालिक मैं होता। दौलत के लिए 3 कत्ल कर चुकने के बाद अब बलराज सोनी को ऐसी कोई स्थिति कैसे गवारा होती। यादव साहब, अपनी इस घोषणा के बाद मैंने तो वहां थाने में ही उसकी आंखों में अपनी मौत की छाया तैरती देख ली थी। उसने तो उसी क्षण मेरा कत्ल करने का फैसला कर लिया हुआ था। थाने से ही वो मेरे पीछे लग गया था। वैसे भी मैं उसे जानबूझकर सुना आया था कि मेरा अगला पड़ाव ये जगह थी, ताकि अगर पीछा करते वक्त वो मुझे कहीं खो बैठता तो उसे मुझे दोबारा तलाश करने में कोई दिक्कत ना होती। तुम्हें मालूम था कि वो यहाँ तुम्हारे कत्ल की कोशिश करेगा? मुझे ये मालूम था कि पहला सुरक्षित मौका हाथ में आते ही वो मुझ पर वार करेगा। वो मौका मैंने उसे यहाँ खुद तैयार करके दिया। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि मैंने तुम्हें भी यहाँ बुला छोड़ा। वो मुझे स्टूडियो में अकेला समझ रहा था। मेरे साथ भटनागर साहब थे, लेकिन अगर उसे लगता कि वो इन पर एक्सपोज हो सकता था तो वो मेरे साथ साथ इनका भी कत्ल कर देता। मैंने पहले से तुम्हें यहाँ ना बुलाया हुआ होता तो फिर मेरी दुक्की पिट गई थी। तुमने बहुत रिस्क लिया अपनी जान का। बलराज सोनी को एक्सपोज करने के लिए ये जरूरी था। यादव साहब, ये ना भूलो कि यही एक अकाट्य सबूत है तुम्हारे पास उसके खिलाफ कि तुमने उसे मेरे कत्ल की कोशिश में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसकी इस हरकत की गैरहाजिरी में उस पर शक ही किया जा सकता था। उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं किया जा सकता था। तुम ठीक कह रहे हो। यादव एक क्षण ठिठका और फिर बोला, ओबराय का कत्ल तो बलराज सोनी ने उसकी दौलत की खातिर किया और चौधरी का कत्ल उसने इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हारे फ्लैट की तलाशी ले रहा था तो इत्तेफाक से ऊपर से वो आ गया था। लेकिन जूही चावला का कत्ल क्यों किया उसने? वो तो उसे करना ही था। उसके मरे बिना दौलत बलराज सोनी के हाथ थोड़ी ही आ सकती थी। ऐसे तो उसने अभी कमला के भी फांसी चढ़ने का इंतजार करना था। फिर भी जूही का कत्ल उसने यूं आनन फानन क्यों किया? मैं कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, इसकी एक ही वजह हो सकती है। क्या? ये कि जूही को मालूम था कि उस रात अपने फार्म हाउस पर ओबराय बलराज सोनी से मिलने जा रहा था। ओबराय जूही के बंगले से ही फार्म पर गया था। वहां जब बलराज सोनी उसके कत्ल को आमादा हो गया होगा तो उसने उसे हतोत्साहित करने के लिए बताया होगा कि जूही को उस मुलाकात की खबर थी और ओबराय की मौत के बाद जूही का बयान उसे फंसा सकता था। तुम्हारा अंदाजा सही है। यादव के स्वर में एकाएक प्रशंसा का पुट आ गया। यही बात थी। तुम्हारी जानकारी के लिए गिरफ्तारी के बाद बलराज सोनी अपना बयान दे चुका है और कबूल कर चुका है कि तीनों कत्ल उसने किए थे। बकौल उसके, ओबराय की हत्या वाली रात को ही वो जूही चावला से उसके बंगले पर मिला था। उसने उसे धमकाया था कि अगर उसने किसी को बताया कि ओबराय फार्म पर उससे मिलने गया था तो वो उसे जान से मार डालेगा। अगले रोज इसी वजह से जूही चावला ने तुम्हारी सेवाएं प्राप्त की थी। अपनी जान का खतरा उसे बलराज सोनी से था, इसलिए उसने अपने लिए बॉडीगार्ड का इंतजाम किया था। आई सी। बलराज सोनी कहता है कि उसने बाद में महसूस किया था कि बावजूद उसकी धमकी के जूही चावला अपनी जुबान खोल सकती थी। देर सवेर तो उसने उसका कत्ल करना ही था, सो उसने वो काम तभी करने का फैसला कर लिया। वो जूही के बंगले पर उसका कत्ल करने की नीयत से पहुंचा था कि उसे वहां कमला मिल गई थी। वो वहां से कमला की कार पर उसके साथ रवाना हुआ था। रास्ते में उसने जानबूझकर कमला के साथ ऐसी बेहुदगी की थी कि उसने उसे कार से उतार दिया था। वो वापस लौटा था और बंगले के पिछवाड़े की गली में से बंगले में दाखिल हुआ था। तुम्हारा आदमी सामने की तरफ था, इसलिए उसे उसके दोबारा आने का पता नहीं लगा था। वो कहता है कि वो जूही को दबोच कर किचन में ले गया था और उसने गैस को खोलकर जबरन उसका सिर गैस के सामने कर दिया था। खुद वो अपने साथ बैग में एक गैस मास्क लेकर आया था, इसलिए गैस का असर उस पर नहीं हुआ था। उसने पहले से उसका कत्ल यूं कर देने का इरादा किया हुआ था, इसलिए वो गैस मास्क और वहां के किचन के ताले की प्रकार की कई चाबियां साथ लेकर आया था। उनमें से कोई तो चाबी किचन के ताले को लगनी ही थी, लगी भी। बाकी काम आसान था। वो मर गई तो उसने उसे गैस के सिलेंडर के करीब डाल दिया और गैस खुली रहने दी। फिर उसने किचन की चाबी उसके एक दरवाजे के भीतर छोड़ी और अपनी किसी एक चाबी से दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से विदा हो गया। ओह, चौधरी का तुम्हारे फ्लैट में कत्ल कर चुकने के बाद उसने तुम्हारे फ्लैट से कमला को फोन किया था और कहा था कि क्योंकि कमला ने उसका प्रणय निवेदन ठुकरा दिया था, इसलिए वो आत्महत्या करने जा रहा था। इस प्रकार उसने इतनी रात गए कमला को घर से निकाला और खुद फौरन अपने घर पहुंच गया। इस हरकत से उसे 2 फायदे हुए। एक तो खुद कमला उसकी गवाह बन गई कि चौधरी की हत्या के समय के आसपास वो अपने घर पर था। दूसरे, हम लोग कमला पर यह शक कर बैठे कि वो चौधरी की हत्या कर चुकने के बाद बलराज सोनी के पास पहुंची थी।
कत्ल की रात को ओबराय को वो छतरपुर बुलाने में कैसे कामयाब हुआ? वो कहता है कि ओबराय वो फार्म बेचना चाहता था। उसने ओबराय को कहा था कि उसने फार्म का एक ग्राहक तलाश कर लिया था जिससे वो फार्म पर ही ओबराय की फाइनल बात करवा सकता था। ओबराय नारायणा से झंडेवाला तक टैक्सी पर आया था। वहां से आगे बलराज सोनी उसे अपनी कार में बिठाकर ले गया था। ओबराय की रिवॉल्वर उसके हाथ कैसे लगी? वो कोई बड़ी बात नहीं थी। ओबराय के घर बार में बलराज सोनी की हैसियत परिवार के ही एक सदस्य जैसी थी। ओबराय की कोठी में आने जाने पर उसे कोई रोक टोक नहीं थी। बहुत सगे वाला बनता था वो ओबराय का। ऐसा सफेद खून वाला कहीं किसी का सगे वाला बन सकता है? हकीकतन नहीं बन सकता, लेकिन भरम तो पैदा कर ही सकता है। बहरहाल उसे ये मालूम होना कि ओबराय अपनी रिवॉल्वर कहाँ रखता था कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसे वहां से चुपचाप निकाल लेना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आई सी। तुम्हारी जानकारी के लिए कमला को ओबराय की जूही से ताल्लुकात की भनक भी बलराज सोनी से ही लगी थी, और उसी ने ये कानूनी नुक्ता उसे सुझाया था कि अगर वो अपने पति के किसी और स्त्री से नाजायज ताल्लुकात को साबित करके पति से तलाक हासिल करे तो प्रॉपर्टी सेटलमेंट के तौर पर उसे ओबराय की संपत्ति का एक मोटा भाग मिल सकता था। इस काम के लिए किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवाएं हासिल करने की राय भी कमला को उसी ने दी थी। उसी ने उसे यह भी समझाया था कि इस बात को गोपनीय रखने के लिए उसे किसी एकांत जगह प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलना चाहिए था। यानी कि कमला ने तुमसे छतरपुर के फार्म में 8 बजे मिलना उसी की शय पर तय किया था। यानी कि ओबराय की हत्या का अपराध थोपने के लिए कैंडिडेट के तौर पर कमला को उसने पहले से ही चुना हुआ था। जाहिर है। बहरहाल अंत बुरे का बुरा। दुरुस्त। अब अपनी प्रमोशन तो तुम पक्की समझो। कैसे पक्की समझो? वो तो तुम होने दोगे तो होगी। मतलब? उसने एक शशंक निगाह सैली भटनागर पर डाली और फिर दबे स्वर में बोला, जब तक मैं लेजर की उस दूसरी कॉपी की बाबत निश्चिंत न हो जाऊं जो कि खातिर जमा रखो यादव साहब। मैं बीच में बोल पड़ा, ऐसी किसी कॉपी का अस्तित्व नहीं है। सच कह रहे हो? वो संदिग्ध भाव से बोला। हाँ। तुमने दूसरी कॉपी नष्ट कर दी है? दूसरी कॉपी थी ही नहीं। कमला ओबराय से मुलाकात का मौका हासिल करने के लिए उस बाबत मैंने तुमसे झूठ बोला था। ओह। उसने शांति की एक मील लंबी सांस ली। ओह, अब तो बन गए इंस्पेक्टर? हाँ, शायद। अब इंस्पेक्टर बनने की खुशी में एक मेहरबानी मुझ पर भी करो। क्या? मेरा अलेक्जेंडर से पीछा छुड़ाओ। वो तो मैंने उसे कहा है कि तुमने उसे कहा है कि मौजूदा हालात में मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। उसने मुझे बताया था ऐसा, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ मौजूदा हालात में खामोश रहे। यादव साहब, मैंने 2 बार उस पर आक्रमण किया है और उसका 50,000 रुपया भी मारा है, इसलिए हो सकता है कि वो बाद में मेरी खबर ले। अब ये केस खत्म हो ही गया है, आने वाले दिनों में उसकी फिर से मुझ पर नजर इनायत हो सकती है। ऐसा नहीं होगा, मैं उससे बात करूंगा। तुम गारंटी करते हो ऐसा नहीं होगा? हाँ। तो मैं चैन की नींद सोऊं? हाँ। शुक्रिया। कमला अभी भी निजामुद्दीन थाने में है? नहीं, वो तो कब की रिहा की जा चुकी है। बलराज सोनी के गिरफ्तार होते ही मैंने उसको रिहा कर देने के लिए थाने फोन कर दिया था। गुड। उसके बाद महफिल बर्खास्त हो गई। कमला ओबराय से शादी से पीछा छुड़ाने के लिए आपके खादिम को जो दांतों पसीने आए उसको आपका खादिम ही जानता है। वो तो पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गई। वो तो अपने दिवंगत पति की 13वीं तक इंतजार करने को भी तैयार नहीं थी। आखिर मैं भी तो उसके रिहा होने का इंतजार नहीं करना चाहता था। मैं भी तो हवालात में ही उससे शादी कर लेना चाहता था। बड़ी मुश्किल से मैं उसे समझा पाया कि उस जैसी खूबसूरत औरत का दर्जा तो ताजमहल जैसा होता था। ताजमहल भला किसी एक शख्स की मिल्कियत बन सकता था? उसकी अजीमुशान हस्ती से मुसर्रत हासिल करने का हक तो हर किसी को होना चाहिए था। हकीकत में मैं उसे कैसे समझाता कि मुफ्त में हासिल चीज की कई कीमत अदा की जाती थी, और वो भी शादी जितनी बड़ी कीमत। बलराज सोनी की गिरफ्तारी के अगले दिन ही कमला का पोस्ट डेटेड चेक उसे वापस करके मैंने उससे 1,80,000 रुपए का बेरर चेक हासिल कर लिया, जो कि फौरन कैश हो गया। आखिर अब वो 5 करोड़ की विपुल धनराशि की मालकिन का चेक था। अलेक्जेंडर से मैं कई दिन सशंक रहा, लेकिन मुझे उसकी या उसके किसी आदमी की कभी सूरत भी नहीं देखनी पड़ी। यादव अपने वादे पर खरा उतरा था। उसने वाकई अलेक्जेंडर से मेरा पीछा छुड़ा दिया था। जूही चावला के रिश्तेदार शिमले से आए और उसकी लाश क्लेम करके उसका दिल्ली में ही अंतिम संस्कार करके वापस चले गए। उसकी मौत का मुझे सख्त अफसोस था। वो बेचारी खामखा मारी गई थी, खामखा गेहूं के साथ धुन की तरह पिस गई थी। उस केस से मैंने कुल जमा 2,30,000 रुपए कमाए, और मेरी वो कमबख्त सेक्रेटरी समझती थी कि मैं उसकी तनख्वाह भी कमाने के काबिल नहीं था। समाप्त। तो दोस्तों, ये था आखिरी पार्ट खूनी दास्तान नॉवल का। ये उपन्यास आपको कैसा लगा, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।
और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।